अच्छे सभी को प्रणाम। फिर से एक बार नमस्कार। प्रणाम दादा प्रणाम। आज पिछले दिनों हमने दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास किया और शायद दिनचर्या का कहाँ तक हुआ था, एक बार कोई बताएंगे क्या? वाह चलिए फिर रिकॉर्डिंग सुन के पता करेंगे। तो आज हम फिर देखते हैं, कुछ नया ले लेते हैं। आज का विषय रहना चाहिए हमारा अनुपान का। अनुपान के दृष्टिकोण से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आज मेरे पास एक पुस्तक भी आ गई है, कि भाई ने भेज दिया है विशेषकर आपके लिए। इसपे वह टॉपिक जो है मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी तो टॉपिक होता ही है। तो अनुपान के विषय पर हम चर्चा करते हैं। अनुपान का मतलब होता है कि एक ऐसा अनुपान, अनु का मतलब अनुसरण करने वाला, अनुपान, राइट। जैसा कि शब्द से आशय है, वैसे ही इसका अर्थ भी मान लिया जाएगा। तो जिन पदार्थों में, यानी मधु, चीनी, शरबत आदि है, ऐसे पदार्थ जो कि इन सब से मिलकर बने हैं, अनुपानित विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी ऐसा कोई भी चीज है, ऐसा कोई भी घटक तत्व है जो मेरा दूसरा वाला फोन देना, लाइट कम पड़ रही है। ओके, जिन पदार्थों में, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें मधु, चीनी, शरबत आदि से मिलकर औषधि दी जाती है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर, इसको परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिन पदार्थों, ब्रैकेट में लिख देंगे पदार्थों का, मधु, मधु का मतलब शहद, चीनी, शरबत आदि में मिलाकर औषधि दी जाती है, उसे अनुपान कहा जाता है। ये आयुर्वेद की दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, आयुर्वेद में क्या होता है, राइट। इसे रिपीट कर देता हूँ। जिन पदार्थों मधु, चीनी, शरबत आदि में मिला करके, ऐसे पदार्थ जो मीठे हो, मधु यानी मीठे हो, चीनी वाला हो, या शहद वहद डाल के हुआ हो, या शरबत, या किसी शरबत में, या किसी के साथ में, ये अनुपान के विषय हो जाते हैं। यानी औषधि तो कुछ और थी, लेकिन किसी को डॉक्टर बताते हैं कि आप देखिए ये जो औषधि है
इसको शहद के साथ मिला के लेना है। ये जो औषधि है, पर्टिकुलर औषधि है, इसको हमको किससे लेना है? मिश्री के साथ में लेना है। और ये जो औषधि है शरबत, शरबत यानी किसी मीठे पदार्थ के साथ में लेना, राइट। ये जो अलग अलग अनुपान बताए जाते हैं, कभी कभी बताया जाता है कि ये वाली दवाई है डॉक्टर, ये वाली गोली दूध के साथ लेना है, राइट। ये वाली गोली जो है गर्म पानी के साथ लेना है। तो ये जिसके साथ लिया जा रहा है वो अनुपान है, ठीक है। ये अनुपान की परिभाषा आपको शॉर्ट में मैंने समझाने का ही प्रयास किया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। या औषध खिलाकर, या तो ये, या औषध खिलाकर दूध, पानी, काढ़ा आदि का पिलाना। ये बंद कर दीजिए प्लीज, बीच में से आवाजें। दीदी प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये बैकग्राउंड आ रहा है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दीजिए। ये दोबारा रिपीट करो। औषध खिला के, हाँ जी, फिर से मैं पूरा सेंटेंस अच्छे से बोल देता हूँ धीरे धीरे। जिन पदार्थों, जैसे ऐसे पदार्थों, कौन से वाले पदार्थ? मधु, चीनी, शरबत। चीनी, या चीनी का मतलब वो आयुर्वेदिक चीनी का मतलब होता है मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है वो, राइट। तो जिन पदार्थों मधु, चीनी, शरबत आदि में मिलाकर, जिन पदार्थों को मधु, चीनी, शरबत आदि में मिलाकर औषधि दी जाती है उसे अनुपान कहा जाता है। जिन पदार्थों में मिला के दी जाती है, तो वो पदार्थ जो है ना जिनमें मिला के दी जाती है औषधि, वो अनुपान कहलाते हैं। औषधि अनुपान नहीं कहलाती। औषधि तो मुख्य घटक हो गया आपका, राइट, जो इसको जिसमें मिला के बोलते हैं डॉक्टर। कई बोलते हैं ना प्रोटीन एक्स पाउडर, अच्छा ठीक है, एक काम करो दूध में मिला के 1 चम्मच दे देना, राइट। कभी कभी बोलते हैं अच्छा 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 कुनेन की गोली है, कड़वी है, जरा बच्चा है तो छोटा, ऐसा करो 1 कप दूध मिला के अच्छा अच्छा मीठा वाला, और उसको बच्चे को पिला दो। ये अनुपान के विषय है। मुझे लगता है सारी चीज क्लियर हो गई। तो ये अनुपान का विषय, ये अनुपान कहलाते हैं ये सारे। या दूसरी तरफ से दूसरे शब्दों में कहें तो औषध खिलाकर दूध, पानी, काढ़ा आदि पिलाना, या औषध खिलाकर दूध, पानी, काढ़ा आदि पिलाना भी अनुपान कहलाता है। यानी कोई औषधि खिला दी, वो कहते हैं ना फांकी लगा लेना, है ना, ऐसा करना, ये पुड़िया है, पुड़िया बना दी है और इसको फांकी लगा लेना, राइट। या कोई गोली लेकर के ऊपर से कुछ पी लेना। मीठा पीना है। जो पिया जा रहा है वो अनुपान कहला रहा है, राइट। औषधि अनुपान नहीं है, औषधि का नाम तो औषधि ही है। तो औषध खिलाकर दूध, पानी, काढ़ा आदि पिलाना भी अनुपान कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये काढ़ा चाहे कड़वा हो या मीठा, काढ़ा का मतलब काढ़ा होता है, कोई भी मीठा भी काढ़ा। हो सकता है, कड़वा भी हो। ओके। हाँ, अब ये अनुपान के अपन अलग अलग वो स्वरूप देखते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में क्या क्या हो सकते हैं। ये है मुख्य खेल। तो अब त्रिफला है ना, त्रिफला को किसके साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, किसके साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके 120 से भी ज्यादा एक व्यक्ति ने, पता एक राइटर है, उन्होंने तो एक शास्त्र में लिखा है जगह, और कईयों ने हजारों प्रकार दिए हैं इसके अलग अलग अनुपान के साथ। किसके साथ ये करेंगे तो ये फायदा होगा, ये करेंगे तो ये फायदा होगा।
अब इसको आप ऐसे लिस्ट बना के याद करोगे तो भूल जाओगे। क्लियर? ये तोते बनने की बात है। जब तक आप कप पित्तवात को नहीं समझोगे ना, तो आप ये जितना भी रटोगे ना, किसके साथ क्या पीना है, किसके साथ क्या खाना है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आना है। आपको तो बस ये समझना है कि कफ की चीजों के साथ में ये चीज लेंगे, या वात बढ़ा हुआ है शरीर में तो हमको ये चीज लेनी है। तो हमको अनुपान के विषय भी वही चयन करने हैं। बेसिक चीजों को आप पॉइंट को पकड़ो, नहीं तो फंस जाओगे। बहुत बुरा है, आप रटने के चक्कर में रहोगे ना कि ये फार्मूला ऐसा के साथ इसके साथ ये हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा, इसमें फंस जाओगे बहुत बुरा। हाथ कुछ नहीं लगेगा उसमें। याद कितना याद करेगा? एक मनुष्य की कैपेसिटी है, और धरती पर पदार्थों की संख्या हजारों है, हजारों लाखों बन जाएंगी आपकी दवाइयाँ। दवाइयों की कमी नहीं है। तो फार्मूले के बजाय उसका बेसिक कंटेंट को आपको समझना है, इसमें कौन सा तत्व है। तत्व ज्ञान की संरचना पर ज्यादा ध्यान देना है। तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। ये अभी कर्नल साहब की बात चल रही थी, कर्नल साहब भी यही कह रहे थे कि अभी वो कपित्तवात पर वो अपना अध्ययन सीमित रखे हुए हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे और बढ़ाते हैं। अनुपान भेद से एक ही औषध अनेक रोगों में लाभ करती है, ये नोट करके रखिए। अनुपान भेद से, अभी मैंने आपको कहा ना कौन सा अनुपान किसका है, ये ध्यान रखना है। कफ का है, पित्त का है, वात का है। अब इसको इसके जो प्रकार यानी भेद यानी अनुपान भेद से, अब आयुर्वेद की भाषा तो ऐसी आती, लेकिन अभी इसको थोड़ा आसान लिखें तो, यानी जो हम जिस दवा के साथ में अनुपान ले रहे हैं उसके जो प्रकार हैं उनको खाली 3 में डिवाइड करना है, कफ पित्त और वात में, या उनके कंटेंट में डिवाइड करना है, या फिर उनके रसों में 6 रसों में डिवाइड करना है। ऐसे आप 120 तरह के 1000 तरह के अनुपान लिख के रखोगे तो वो आपको नहीं आएगा समझ में, सब ऊपर से चला जाना है। हमको केवल 6 रसों का ध्यान रखना है, उसमें रस कौन कौन से आते हैं अनुपान, और वो कौन कौन सी प्रकृतियों के साथ जुड़े हैं, है ना। कब पित्त और वात कहाँ जुड़े हैं, कौन से कंटेंट, उसमें 5 तत्वों में से कौन से कंटेंट अवेलेबल है, और उसके गुण क्या है। किसी का ड्राई करने का गुण है, और किसी का स्निग्ध गुण है, किसी का 20 गुण है। 20 गुणों की भी हम चर्चा करेंगे, अलग से सीखेंगे उसको भी। तो उसी के आधार पर अनुपान के विषय तय होते हैं। अब रोग के अनुसार अनुपान हम देखते हैं। जैसे ज्वर, ज्वर का मतलब बुखार, तो तुलसी पत्र का रस तो बुखार का कौन कौन शत्रु है, कौन कौन अनुपान हो सकता है इसके विपरीत, खतरनाक वाला। इसके लिए खतरनाक क्या हो सकता है, मतलब बुखार के लिए खतरनाक, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो लाभकारी। तो बुखार को भगाने वाला, बुखार को तोड़ने वाला क्या हो सकता है, तुलसी का रस हो सकता है, मधु यानी शहद हो सकता है, पान का पत्ता होता है उसका भी रस हो सकता है, या ज्वर नाशक पंचमक्वाथ, ज्वर नाशक पंचमक्वाथ ये बाजार में मिलता है। पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है। पाउडर फॉर्म में लेना अच्छा है तो घर पे लाके आप उसको उबाल के उसका क्वाथ बना लो। क्वाथ बनाने का तरीका ये है कि कोई औषधि 1 चम्मच 1 गिलास में डाली तो उसका 4 गिलास पानी ले लो, उसका चौथा रह जाएगा, 1 गिलास रह जाएगा, ये हो गया क्वाथ। तो ये है पंचम क्वाथ। क्वाथ का मतलब क्वाथ का मतलब चूरन, पाउडर या गोली? नहीं 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 नहीं, गोली नहीं,
काढ़ा ये है, ये काढ़ा है एक तरह से। क्वाथ को हाँ संस्कृत की भाषा में क्वाथ बोलते हैं, अपने इधर से काढ़ा बोल देंगे आसान भाषा में। अब इसको बनाना कैसे, 4 गिलास पानी में 1 गिलास मतलब 1 चम्मच डाल देना, क्वाथ हो गया तैयार, चौथाया रह जाएगा बस। मतलब किसी भी पानी में किसी औषधि को उबाल करके उसका चौथाया भाग इस्तेमाल करना, यानी चौथाया भाग इस्तेमाल करना मतलब कोई 4 गिलास पानी रख दिया है तो वो उबलते उबलते 1 गिलास रह जाएगा, तो चौथा भाग इस्तेमाल करना, उसको ठंडा करके जैसे भी अपनी प्रकृति जैसा स्वरूप जैसी जरूरत है ना उसके अनुरूप, तो ये क्वाथ कहलाएगा। क्वाथ या काढ़ा बोल लो। अब किन्हीं अलग अलग में है, किन्हीं जगह चौथाया करने पे काम करेगा, कहीं पे आधा करने पे काम करेगा, कहीं पे खाली 1 उबाल से काम हो जाएगा। ये जल चिकित्सा में आपको सीखने को मिले, यहाँ नहीं मिले। ये विषय जल का है, हाइड्रोथेरेपी। क्योंकि उसके जो सूत्र हैं वो जल चिकित्सा से जुड़ते हैं। कि कौन सा जल को आधा करो तो कौन से जल से फायदा होगा, पक्का पानी कच्चा पानी। ये जैन समाज, जैन साहित्य, जैन साधु लोग जो होते हैं, जैन संत मुनि महाराज या मासा वगैरह ये होती हैं जो श्वेतांबर दिगंबर, इन लोगों को इसका बहुत गहरा, इनके शास्त्र में पढ़ाया जाता है, इनको बहुत ज्यादा अच्छा गहरा नॉलेज होता है। हाइड्रोथेरेपी का ये ज्यादा सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही लोग करते हैं। आयुर्वेद का तो करते ही है, हाइड्रोथेरेपी का जल चिकित्सा का भी ये इस्तेमाल करते हैं। कच्चा पानी पक्का पानी अलग अलग भाषाओं में ये लोग बोलते रहते हैं, उसको आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोला जाता है, कच्चा पानी पक्का पानी। जैसे बंगाल में कच्चा चावल पक्का चावल होता है ना, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे पानी का विषय होता है। तो ज्वर में कौन कौन सा अनुपान लेना है, तुलसी का पत्र वाला रस यानी तुलसी के पत्ते का रस, मधु यानी शहद, और क्या, पान के पत्ते का रस। ज्वर नाशक क्वाथ, क्वाथ का मतलब काढ़ा। ये हो गया अनुपान, किसके लिए हो गया, अब कोई भी रोग भगाना है, मतलब ये ज्वर भगाना है, किसी भी प्रकार का बुखार हो शरीर में, तो ये जो है इनके साथ में कोई औषधि लोगे आयुर्वेद की तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी। हम सोचते हैं कि मैंने तो गोली खा ली, लेकिन अब ले तो आए हम गिरोय घनवटी, गिरोय घनवटी ज्वर नाशक टैबलेट है, गोली है, लेकिन इसको लेना किसके साथ है वो पता ही नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अब प्लेटलेट्स गिर गए हैं, है ना, अब वो हमको चयन करना है अपने हिसाब से, अपनी समझ से आगे और गहराई में जाएंगे तो इनको अपन अच्छे से समझ पाएंगे। प्लेटलेट्स गिर गए हैं तो उसमें क्या होगा, अभी कई केसेस मेरे पास आए हैं जिनको प्लेटलेट तो गिर गए, डाउन हो गया, मतलब गिरने का मतलब ये नहीं कि कहीं छप्पे से गिर गए कुछ टपक गए हों वैसा नहीं। नीचे आ गया। हाँ नीचे आ गया, मतलब प्लेटलेट डाउन हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया तो ये जो है ऐसे क्वाथ से ठीक हो सकती है जैसे जिसमें गिलोय का काम हो, गिलोय है। और क्या डाल सकते हैं इसमें, और बढ़ाने के लिए, जल्दी अच्छा करने के लिए पत्ती डाल सकते हैं, पत्ती पपीते की पत्तियां डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल करोगे तो ये प्लेटलेट फटाफट बढ़ते हैं, एक ही दिन में शटाशट, जितनी तेज गति से नीचे गिरते उतनी जल्दी से बढ़ भी जाते। तो अब ऐसे अलग अलग बुखार में आपको तय करना हो कि अब इसमें तुलसी के काढ़े में क्या क्या मिलाना है, या गिलोय घनवटी की टेबलेट के साथ में तुलसी के पत्ते का रस और पान के पत्ते का रस, इनको मिला करके हम इस बुखार में ले लें तो हमको ये लाभ करेगा, राइट। क्यों करेगा, पान के पत्ते के रस में क्या है कि वो कड़वा कषाय है, और 6 रस के बारे में हमने जब सीखा था तो ये जाना था 6 रसों में
कि हमारा जो कड़वा रस जो है क्लींजिंग प्रोसेस करता है, बॉडी में से सफाई करता है, राइट। तो जितना बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब को, किसी भी जीव को, इस धरती के किसी भी जीव को कड़वा रस बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये कड़वा रस यदि हम लेते रहेंगे और मीठा रस को बंद कर देंगे तो क्या होगा, शरीर में जितना भी इन्फेक्शन बढ़ता है वो मीठे से बढ़ रहा है। मीठे को आप बंद कर दोगे, इन्फेक्शन आपका रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। और इन्फेक्शन को सुखाने का काम कौन करता है, कड़वा रस। एक तरफ से तो आपने इन्फेक्शन की यानी सप्लाई चेन उसकी काट दी। जैसे हम लड़ाई में जाते हैं, हमको ये सिखाया जाता था ट्रेनिंग में, अब कर्नल साहब भी जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। कर्नल साहब को, हमको तो पता है, हम लोगों की ऐसी कुछ ट्रेनिंग हुई है। तो जब भी जाते हैं साथ में तो सप्लाई चेन को काटना है पहले। तो पहले सप्लाई चेन को काटना है। ऐसे ही घर के अंदर आप भी क्या करते हैं, सप्लाई चेन को काटते हैं ना। जैसे कि पानी की टंकी है, पानी की टंकी में से पानी उधर बाहर बह रहा है, दूसरे नल में से इधर मोटर चला के भर रहे हैं। तो ये पानी जो है बाहर खाली हो रहा है, ये सप्लाई चेन है एक तरह। इसको आप नल को बंद कर देंगे तो वो टंकी भरने लगेगी। तो जो वेस्ट हो रहा था सप्लाई, उसको आपने रोक लिया, राइट। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करना, सप्लाई चेन को काटना है किसी भी रोग में। तो रोग को रुक जाएगा, उसके आप उसका पोषण बंद कर देंगे तो कितने दिन कोई जिंदा रह सकता है, राइट। तो रसद उसका बंद कर दो, यानी उसका पोषण बंद कर दो पहले, फिर उसके ऊपर आघात करो। तो सब, अब हमारा कोई बॉडी में बुखार कोई भी आता है तो क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं जी वायरल इन्फेक्शन हो गया या फला इन्फेक्शन हो गया, कोई भी नाम दे दिया उसको। तब इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन का मतलब ये है कि आपके शरीर में जो कफ था, शरीर में कफ था या शरीर में पित्त था। अब पित्त में अ, पित्त के अंदर पृथ्वी तत्व, और अभी फिर से मैं बताता हूँ आपको, पृथ्वी तत्व और पानी को मिला के कफ बन गया। और पित्त किससे बना, अग्नि से और जल से। तो अग्नि में, यानी आपकी अग्नि बढ़ गई और जल तत्व, ईश्वरी अग्नि घट गई और जल तत्व बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका पित्त विकृत हो जाएगा। तो बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं सारे इससे होने वाले हैं। जैसे ही आप पानी की मात्रा कम करो, बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन भी बढ़ जाएगा उससे। जो जहाँ जहाँ पानी जाएगा, इकट्ठा होगा, वहाँ कहीं ना कहीं अंगों को गलाएगा या सड़ाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, राइट। तो यहाँ एक तो एसिड होगी, शरीर में जलन होगी, और ये जब पानी जाएगा जगह जगह पर, एसिड वाला पानी होगा, ये अग्नि वाला पानी, पित्त वाला पानी है। ये शरीर में बढ़ने के साथ साथ अंगों को खराब करना शुरू करेगा, अंगों के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, अंगों में सड़न या गलन या कोई भी टूट फूट, वहां पे फिर ये जो जाके उसको जला देगा तो फिर वहां पे दादा ये दर्द होगा। डेफिनेशन लिखवा दो ना, कौन सी वाली? जो अभी आप समझा रहे हो वायरल इन्फेक्शन वाली, जो पित्त था जिसमें अग्नि घट जाती है और जल बढ़ जाता है। ये तो मैं रोज बताता हूँ। नहीं बताते तो हो, ये एक हाँ, बारी ना उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लिखवा दो। अच्छा, इसको अभी जो लिखना बताया, है, जस्ट अभी जो बताया जस्ट भाई, अभी जो इससे बताया है। इससे इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन का जो आप बता रहे हैं ना, इसका हम्म, एक बारी लिखवा दो, तो ये या तो थोड़ा समझ। स्लो स्लो बोलो तो हम लिख लेंगे। हाँ, अभी तो रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है, नहीं हो रही है? दादा फिर रिकॉर्डिंग सुने, डायरेक्ट क्लास अटेंड करें वो ज्यादा बेहतर है ना। इमरजेंसी में हाँ रिकॉर्डिंग सुने वो अलग बात हो जाती है। जी, जी धन्यवाद दादा। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। अब आपको ये देखना है कि कफ का जो इन्फेक्शन होता है, कफ के बढ़ने के कारण होगा। तो शरीर में जब भी, आपको बड़ा आसान सा मैं बिल्कुल धीरे से बताता हूँ कि शरीर में कफ जो है शरीर को जोड़ने का काम करता है। ये बेसिक चीजें हैं। ये कफ पित्त वात में पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ। कफ और
कफ की बनावट को समझना जरूरी है, फिर इन्फेक्शन भी समझ में आ जाए। कैसे आएगा? कफ की बनावट होती है कि पृथ्वी और जल तत्व, यानी आप इसको एग्जाम्पल से समझें। आपकी किचन के अंदर आटा गूंद लो, आटा रख लो और एक जग में पानी ले लो, उसको गूंदना आटे को। अब आटे को इसमें मिला रहे हो तो ये आपका जल तत्व पृथ्वी तत्व में डाल रहे हो, है ना? क्या कर रहे हो? पृथ्वी तत्व में जल तत्व डाल रहे हो। और जब भी जल तत्व में पृथ्वी तत्व डालोगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये तो सामान्य सी बात है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे आसपास बारिश के मौसम में कहीं टायर में, कहीं यहाँ वहाँ, कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसमें मच्छर पैदा होते हैं, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, उसमें सड़न होती है, राइट? तो वहां पहले से पड़ा हुआ पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी, मिट्टी और उस पानी का मेल, जो ऊपर से पानी आया था, पानी में ही जीवन होता है। तो सबसे पहले हमारे समुद्र में ही जीवन आया था ना। तो समुद्र में या पानी में, जल में ही हमारा जीवन आया था। तो ठीक इसी प्रकार हमारे दिमाग से या हमारे आज के आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी जल में ही जीवन सबसे पहले आता है। आटे को सूखा रहने दो, नहीं होगा कुछ भी, लेकिन उसको थोड़ा सा गीला करके रख दो और उसमें पानी ज्यादा बढ़ा दो तो एक नहीं 2 दिन में वो परमेंट क्या होता है उसमें, परमानेंट हो जाता है शायद, यही होता है ना। तो वो जो आटा है, ठीक ऐसे ही वो उसमें लेस नुमा गंध सा आने लगती है उसमें आटे में। और ज्यादा रखोगे तो सड़ने लग जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये सूखा रखते आटा तो 10-15 दिन, महीने भर भी रख सकते थे, लेकिन पानी मिला के आप 10 दिन रख सकते हैं? नहीं रख सकते। यानी पानी क्या कर रहा है? शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो ये इन्फेक्शन बढ़ा देगा। और यदि आटे की जो लोई है ना, वो लोई जो बेलते हैं, रोटी बेलते हैं, ये ऐसी बंधी हुई रहेगी तो ये इन्फेक्शन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, शरीर को जोड़ के रखता है। जैसे आटे में कम पानी मिलाया तो आटे को जोड़ के रखा उसने, वो जोड़ने का काम किया उस पानी में। अब इसी में अपन ज्यादा पानी मिला देते तो आटा बिखर जाता। हमारी परात के अंदर हम ढूंढते रहते, आटा पानी उसमें तैर रहा है, आटा नहीं हुआ, कोई नाव हो गया, यानी उसके अंदर बह रहा है, पानी उसके अंदर बह रहा है, राइट? तो यानी वो शरीर का अंग बिखर गया। तो हमारा कफ क्या है? वो शरीर में बांधने का काम कर रहा, शरीर को, शरीर के अंगों को जोड़े रखने का काम कर रहा था। लेकिन वहां पानी बढ़ गया, ऐसे ही शरीर में भी पानी बढ़ गया तो वहां पे भी बैक्टीरिया और वायरस, जो बाहरी बैक्टीरिया वायरस है, ये आपको जाकर के पकड़ लेंगे, अंदर वो भी जाएंगे। उनको कौन रोकता? वो तो जाते ही हैं, हमारे हर खाने के साथ जाते हैं, पानी के साथ जाते हैं, हम सांस लेते हैं तो अंदर जाते हैं, है ना? तो वो तो बैक्टीरिया और वायरस तो आपकी दुनिया की हर चीज में है, हमारे पेट में भी है। जब भी तो कीड़े मकोड़े बच्चों के निकलते हैं, दर्द करता है। तो विषय कोई और था, हम समझ में बैठ गए वापस से, कफ पित्त और वात। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में क्या हो रहा है? जल तत्व बढ़ गया है, पृथ्वी तत्व कम हो गया है, तो ये हुआ कफ का इन्फेक्शन। ऐसे ही पित्त का इन्फेक्शन होगा तो पित्त के द्वारा इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? वहां पर भी जल और अग्नि तत्व का मेल है, तो वहां अग्नि हो गया कम और जल बढ़ गया ज्यादा। तो पाचन क्रिया आपकी खराब हो जाएगी सबसे पहले, उसके बाद में आपकी इम्यूनिटी खराब होगी और आपको इन्फेक्शन होगा और आप बीमार हो गए। बिना पाचन किए हुए पूरा खाना पचा नहीं है, उससे पहले फिर आप खाना खा लेते टाइम देखिए, फिर आप बीमार होना शुरू हो जाते। अग्नि कम हो गई, जल तत्व शरीर में बढ़ गया, ये ही जल आपका इन्फेक्शन कर देगा। सर इसमें पृथ्वी और जल मिलके कफ बनता है ना? जी, अगर जल तत्व कम होया तब भी इन्फेक्शन होगी, अगर पृथ्वी तत्व कम हो गया फिर भी इन्फेक्शन होती है ना?
जी हाँ, जल तत्व कम हो गया तब भी इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा फिर दूसरी चीज होगी। पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, नाक की हड्डी बढ़ गई है, नहीं पृथ्वी तत्व बढ़ गया और जल तत्व यहाँ पे कम हो गया तो फिर आपके शरीर में ये तो बांधने का ही काम कर रहा ना, तो फिर आटा क्या होगा, आटा क्या हो जाता है, आटे में पानी कम हो तो आप रोटी बेल सकते हो क्या उसकी, नहीं। है नहीं बेल सकते ना। हम्म। पूड़ी का आटा कैसा गूंथते हैं हम, पूड़ी का आटा गूंथते हैं ना हम्म। तो थोड़ा सा टाइट होता है, राइट। घी डालना पड़ता है। हाँ, तो उसमें घी डालना पड़ता है तब पूड़ी का आटा बनता है। तो यही चीजें हमें समझनी है, शरीर के अंदर है सारा खेल, ये इसी से जुड़ा हुआ है, दुनिया की हर चीज में ये उपलब्ध है, पंच तत्व हर जगह है। इसीलिए मैंने किचन का उदाहरण दिया है कि हर एक को पकड़ में आ जाए, क्योंकि किचन में तो हर कोई जाता है। हमारी माताओं बहनों को हम पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं यही सब करते हुए, जिसने नहीं किया होगा उसने सर भी, जल और कम जिसने किया होगा उसको तो तो अनुभव है। इन्फेक्शन होगी। हाँ जी, जल कम होया तो इन्फेक्शन। जल कम होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, शरीर का कोई अंग घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, है ना। जैसे आपकी लोई है, आपकी टाइट हो गई, ठीक है, आपने घी डाल के उसको नरम किया, यही तो हुआ ना। पानी को आपने कम डाला उसमें और घी उसमें डाला तब उसमें लचीलापन आया ना। हम्म। अब इसी लोई को अपन 10 दिन बाहर सुखा दें, रख दें, फिर क्या होगा, ये हो जाएगी टाइट, हम्म। पत्थर जैसी हो जाएगी ना। तो इसमें से जल कम हो गया कि नहीं हुआ। तो आपकी जो बॉडी में कोई मांस बढ़ गया है, शरीर में कहीं पथरी हो गई है, चाहे लीवर की हो, चाहे गॉल ब्लैडर की हो, या शरीर के कहीं भी अंग में कोई दिक्कत आ गई है, जो शरीर में बढ़ गया है, वो क्या हुआ, आपका कफ सूख गया है, कफ बढ़ गया, यही तो हुआ। नहीं आया समझ में। नहीं, प्रॉपर नहीं आया। चलिए फिर से मैं रिपीट करता हूं। आपका शरीर में कोई नाक का, डॉक्टर के पास जाते हैं अपन, वो कहता है जी नाक का मांस बढ़ गया है, ये क्या है, ये वही है जो आपका कफ था वो सूख गया था और वो अपनी बढ़ोतरी का हिस्सा उसने दिखा दिया, वो बढ़ गया वहां पर। अब इसमें पानी डाल दो आप तो ये गलने लगेगा, लिक्विड डाल दो, अब इसमें अग्नि तत्व और ज्यादा हो, अग्नि कम पड़ गया और पानी भी कम पड़ गया तो वो हो गया ड्राई, यानी वात बढ़ गया और कफ बढ़ गया। इसमें वात का पहले आया, ड्राइनेस हुआ और फिर ये कफ बढ़ी। इन्वॉल्वमेंट अभी सिर्फ कफ की दिखा रहा हूँ मैं आपको। कल कफ इसलिए कि शरीर को जोड़ने का और शरीर के विकास क्रम में अपनी जो योगदान देता है वो कौन देता है, कफ देता है। कफ देखता। हाँ, तो शरीर का विकास कर रहा है ना वो, तो नाक की हड्डी बढ़ गई, विकास हो गई, मांस बढ़ गया तो ये भी विकास ही हो गया ना। यहाँ हो गई पानी की कमी, पानी की कमी हो गई और अग्नि की भी कमी हो गई, अग्नि यानी शरीर में, अग्नि की भी कमी होगी साथ में। और क्या, अग्नि कम होगी तो कोई चीज जमती कैसे है। आटा है, आटा आटा आपका लोई बनाया था आपने, कड़क टाइट बनाया था, अब इसको फ्रीजर में रख दो, अग्नि के पास में मत रखो, फ्रीजर में रख दो ठंडी जगह पर, अग्नि होती गर्म, अब इसको जम जाएगा ये। अब इसकी रोटी बना के दिखा दो, पूड़ी बना के दिखा दो, नहीं दिखेगा, नहीं हो पाएगा। फिर आप इसको अग्नि के संपर्क में लाओगे, क्या करोगे, धूप में रखोगे या गैस के पास रखोगे या गर्म पानी में इसकी पोटली बांध के रख दोगे, तब इसमें गर्मी आएगी, तब वो थोड़ा सा लचीलापन आएगा उसमें। राइट और रॉन्ग। राइट दादा, राइट, बिल्कुल ठीक है।
चलिए ठीक, तो यही कफ है, यही इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जब भी बढ़ेगा पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाया करेगी, ये हो गया इन्फेक्शन हो गया, राइट। तो अभी हमारा विषय चल रहा था अनुपान। चले कहीं और गए, क्योंकि हम बेसिक चीजों पे अध्ययन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे। रिकॉर्डिंग आपको इसलिए मिली है, आप उसको सुन सुन के दिमाग में बिठाओ। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर डालने का एक ही तरीका है, आप रिकॉर्डिंग को 50 बार सुनो दिन में, भले 50 बार नहीं सुनो तो 1 बार 2 बार सुनो 3 बार सुनो, जितनी बार भी आप सुनोगे, सबकॉन्शियस माइंड में, मैं आपको 2 मिनट लगते हैं, एक टाइपिस्ट को बिठाऊंगा, बोलता जाएगा, फटाफट फटाफट उसको टाइप कर देगा और नोट्स बना के आपको दे भी देगा। लेकिन क्या इससे होगा काम? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हम बचपन में जब श्रुति लेख लिखते थे, हमारे टीचर जी क्या करते थे, हमारे गुरुजी हम एक श्रुति लेख लिखते थे तो एक अक्षर जब गलत लिखते थे, ये पहले मैं बता चुका हूँ इसी बात को, लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कस किया था। कई बार पिटाई हो गई। हाँ, फिर पिटाई भी हुई हमारी। क्यों हुई? 20 बार लिख के लाओ इसको। अब 20 बार लिखा तो कहते हैं एक लाइन में नहीं लिखा, उनको बहाना चाहिए ठोकने का। एक लाइन में नहीं लिखा, क्योंकि उनको ये शक था टीचर जी को कि इसने कुछ ना कुछ जल्दबाजी में चीटिंग की है, फिर वो ये भूल जाएगा मात्रा लगाना, इसलिए एक बार और लिख के ला। तो फिर एक बार और लिख दिया। तो आज दिन तक नहीं बोलते कीर्ति लिखना। बाकी कुछ भूल सकते हैं, लेकिन कीर्ति लिखना नहीं भूलते। तो आपको भी यही करना पड़े, तभी आप उस फार्मूले पे चलोगे, तो तब जाके आपकी बात ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको करिएगा तभी हल निकलेगा, बाकी हल नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल। सबकॉन्शियस माइंड में डालते जाओ, आपको सारे चीजों का उत्तर मिलता चला जाएगा, वरना तो बहुत मुश्किल होगा। सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। आप जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि भैया का फोन आ जाता है, तो आप जिसको कनपट्टी पे लगा के सुन भी लेते हो और इधर रोटियां भी बना लेते हो, और एक गैस पे रोटी पकड़ी होती है, और सुबह सुबह एक तरफ चाय भी बन रही होती है, दूसरी तरफ सब्जी भी छोक लेते हो। यानी चाय पत्ती को आप उठा के कभी सब्जी में नहीं डालते हो, सब्जी का जो हींग जीरा या लहसुन प्याज चाय में नहीं डालते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट। ये सबकॉन्शियस माइंड को आपने डेवलप किया हुआ है, इसलिए तभी आपको उसको डेवलप करना है, उसको बार बार आप सुनाइए। ये बहुत गहरी विद्या है, आप समझेंगे तब, इसको मेहनत करना पड़ेगा। हम आज भी, अब मेरे को सब ऐसा है नहीं, मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्या है, मैं फिर भी मेरे को पता है कि हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए, मेरे से गलती हो जाए, इसलिए मैं ये सब लेके बैठा हूँ मेरे साथ। ये देखो, ये दो दो वॉल्यूम है उसकी। हाँ जी, सर ये सब लेके बैठा हूँ। अभी एक और ये मंगाया, सर किस राइटर की है चरक संहिता? ये ब्रह्मानंद जी गोस्वामी। ओके, हिंदी में क्या है? संस्कृत में है? नहीं, ये आदि हिंदी है, आदि संस्कृत है। ओके, संस्कृत के जो, देखिए आप जैसे कोई शब्द का उच्चारण मैंने किया है, लिखा है, तो उसका जो अनुवाद मैं करूंगा ना, तो मैं अपनी समझ से लिखूंगा, राइट। तो संस्कृत की ही, जब कोई विवाद हो तो पहले संस्कृत की ही लिखी जानी चाहिए, ऐसा भारत का संविधान भी कहता है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पहले आज से नहीं, रोज रोज तो डिसीजन देगा नहीं कई केसेस में, तो पहले कई बार विवाद कोर्ट में पहुंचा है, तो उन्होंने नीतिगत जो विश्लेषण हमारा कोर्ट करता है, संवैधानिक नीतियों पर भी विश्लेषण करता है, और इन चीजों पर भी, ये भी संवैधानिक प्रक्रिया ही है। तो उसमें वो कह चुका है कि जो शास्त्र आज से कई गुना पहले पर पुराने लिखे जा चुके हैं, देश जिनसे आया है, उनकी ही बात को सत्य माना जाएगा।
तो उसके लिए हर बार थोड़ी कहना पड़ेगा। आप जैसे अभी अभी एक वकील साहब जो हैं वो खड़े हो गए कि साहब कोर्ट की अवहेलना होगी तो उनपे 1 रुपए का जुर्माना हुआ ना, तो अगली ये सालों साल जब कोई वकील कोर्ट की अवहेलना करेगा तो उसको सिर्फ 1 रुपया जुर्माना देना है अगले 100 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि ये नजीर हो गया, वो लिख दी गई है, संविधान बन गया है। यहाँ यदि उन वकील साहब की संपत्ति कुर्की का आदेश देता कोर्ट तो हमेशा के लिए एक नजीर लिख दी जाती है कि अभी कोई ऐसा करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क होगी। नहीं तो वो लिख उसका तो वकील खड़ा होगा, वो ये कहेगा अच्छा उनके लिए तो 1 रुपया, मेरी संपत्ति कुर्क कर रहे हो। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। ये चीज है। चलिए हम अनुपान के ऊपर चढ़ते हैं। सेकंड नंबर का बात करते हैं हम। हाँ, सेकंड नंबर की चर्चा करते हैं तो फिर हम उसके ऊपर हमें जो नजर आता है वो अभी जो ज्वर चल रहा था वो सिंपल ज्वर था। अब पित्त ज्वर की बात करते हैं। अभी मैंने कहा था ना इन्फेक्शन होगा पित्त का, अब पित्त की चर्चा करते हैं। अभी कफ के ज्वर की या जनरल ज्वर की बात कर रहे थे, उसमें इन्फेक्शन होगा तो ये चीजें काम में आएगी जो कफ वाले हैं उसमें, राइट। लेकिन अब पित्त वाले ज्वर में क्या काम में आएगी? पित्त वाले ज्वर में शरीर में जलन होती है, पाँव के जल तलवों में, शरीर के अन्य भागों में कहीं भी या जलन से संबंधित होगा, या वैसे तो पित्त ही होता है ज्वर में, लेकिन ज्वर के मतलब परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इसी को माना जाता है। लेकिन फिर भी अब पित्त ज्वर नहीं, वात ज्वर की चर्चा करते हैं। पहले वात ज्वर की चर्चा करते हैं। वात में क्या देना है तो मधु, वहां पर भी लिखेंगे मधु यानी शहद। गुरच का रस, गुरच का मतलब गुड़ुची या गुरच या इसको क्या बोलेंगे, गिलोय गिलोय गिलोय, गुरीच। गुरज भी बोलते हैं। हाँ गिलोय, गिलोय को गुरुज भी बोल देते हैं कई बार। ये संस्कृत में अब ऐसे ही कई पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसमें हो जाता है। तो गुरच भी बोल सकते हैं, या ये एक नया शब्द आपको सीखने मिल रहा है, गिलोय भी बोल सकते हैं। इसके बाद में चिरायते का क्वाथ, तुलसी पत्र, स्वरस या लौंग का पानी, ये वात का जो ज्वर होता है उसमें देना है, क्योंकि ये सब वात एक बार फिर नाशी से रिपीट चीजें हैं कीजिएगा ना। दादा। चिरायते इससे चिरायता का क्वाथ राइट और राइट। आगे बोलिए थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, वात ज्वर में मधु यानी शहद, ओके। गुरज यानी गिलोय गिलोय। हाँ दादा का म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए दादा, म्यूट हो गया आपका। आवाज नहीं आ रही सर। माइक म्यूट हो गया दादा। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। लगता है उनका फोन आ गया होगा, रुक जाइए। ओके। आवाज आ रही है मेरी? यस यस अभी आई। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ कौन आ गया था? अपन चलिए
आगे बढ़ते हैं फटाफट। मधु, हाँ हाँ ओके। गुरुच, हम्म चिरायता, हम्म तुलसी तुलसी। और लौंग का पानी। ओके दादा, थैंक यू। इन सबका क्वाथ सर ये वात के ज्वर में काम करेगा। आप पित्त के ज्वर में लिख लीजिए। लेने के तुलसी का भी कवात। अरे, बात ज्वर की पहचान क्या होगी? हाँ जी, बात ज्वर की पहचान या लक्षण क्या होंगे? हाँ हाँ, एक बार ये लिख लीजिए ना, अनुपान को खत्म कर लें अपन, फिर उस पर ठीक अपन ठीक। अलग करेंगे, क्योंकि वात पित्त कफ का ये मैटर है ना। हम्म। हालांकि मैं इस पे बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी फिर से अपन कर लेंगे, कोई चिंता के विषय नहीं। जब अभी हम अंगों का अध्ययन करेंगे, फिर ये पहले एक बार आयुर्वेद का बेसिक चीजें कर लेते हैं, फिर अंगों का अध्ययन, और फिर उसके बाद में बीमारियों का अध्ययन करेंगे आयुर्वेद के, और जो अपन आधुनिक चिकित्सा पद्धति के हिसाब से एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इनका सबका कंपैरेटिव वो करेंगे। तब अपन इसको ज्वर के हिसाब से समझेंगे, एक वात का ज्वर कैसा होता है, पित्त का ज्वर कैसा होता है, उसमें होम्योपैथी मेडिसिन क्या होगी, आयुर्वेद की क्या होगी, एलोपैथी में क्या चल देते हैं लोग, एलोपैथी को छोड़ देते हैं क्योंकि अपने को इसकी आवश्यकता नहीं, तो ये इसमें क्या होगी, ये कंपेरेटिव ये चीजें तैयार कर लेंगे, तो अपने पास में एक अच्छा खासा मैटर और एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि हम हर समय हम किसी भी स्थिति में तैयार रहेंगे। पित्त की बात करते हैं। दादा एक मिनट दादा। तो आज का क्लास 5:45 तक पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना? और बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया, ये आखिरी किसी है। को कोई और अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो 10-15 मिनट दीजिएगा, ताकि 6 बजे तक पूरा हो जाए, फिर 6 बजे से दूसरी मीटिंग है। जी 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 दादा, थैंक यू। भाई, ये खाली ज्वर का है ना, वात पित्त कफ हो गया है, फिर ये आखिरी है, तो उसको अपन फिर अगले बार लेंगे। एक बार ज्वर का पूरा कर लेते हैं, ठीक वो है। जरूरी है। हाँ, नहीं तो फिर वो वापस से शुरू करना पड़ जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं पित्त वाले की। अब एक आता है पित्त पापड़ा। ये आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा सब चीजें। पित्त पापड़ा का क्वाथ या अर्क। पित्त पापड़ा का क्वाथ या अर्क, और इसमें भी चलेगा गुरुच का क्वाथ। गुरुच मतलब वही गुरुची, गिलोय। इसके बाद आएगा निम्ब त्वक क्वाथ। निम्ब, निम्ब नींबू मतलब निम्ब तक वाथ, त्वक आधा त व और क, ये आयुर्वेद में बोला जाता है निम्ब त्वक वाथ। दादा जी, ये नीम का छाली है, मतलब जो स्किन होता है? हाँ हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगा उसको भी अलग से, है ना। एक और नागर मोथा का क्वाथ, निम्ब त्वक। आपको पता है नींबू के जो छिलके होते हैं ना, इसका भी दवाइयाँ बनती, इसको भी आप पूछ पीस के छान के रख लो, ये भी आपके बुखार में काम करता। तो ये ऐसे आप निम्ब तक त्वक वात भी बना सकते हैं इस तरह से, उसका काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं। तो नींबू का छिलका होता है कड़वा, और बुखार में क्या देते हैं अपन, कड़वे रस। एक नागर मोथा हो गया, राइट। अब अपन नेक्स्ट नंबर लिखते हैं कफ ज्वर। सर नागरमोथा का क्या देना जी?
नागरमोथा भी क्वाथ। यहाँ जितनी भी चर्चा हो रही है अनुपान, कवात ही है, नागरमोथा का कवात। हाँ अनुपान की चर्चा हो रही है। पान जिसको पिया जा सकता है, तो आप किसको पी सकते हो? क्वाथ को पी सकते हो ना। जी। हमको देखिए यहाँ पे एब्सेंट माइंड बिल्कुल नहीं रहना है ना। तो दिमाग को अपन को यही रखना है, अलमारी में बंद करके छोड़ के आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और क्या पता कोई मांग ले घर वाला ही, ऐसा करो जी, बाकी बाकी काम तो हमें करने हैं, तो आप वाला दिमाग हमको दे जाओ, तो वो वाला काम किचन का हम कर पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कफ की बात करते हैं। कफ का मधु यानी शहद, शहद दुश्मन है ना कफ का, कफ को सुखा देता है। तो कफ जोर में भी क्या करेंगे? मधु, पान का रस, और तुलसी स्वरस। तुलसी के पत्ते लाओ, उसको चटनी बनाओ, निचोड़ डालो, या फिर तुलसी के पत्ते लाओ, उसको चटनी बनाओ, उसका काढ़ा बना लो। पहले चटनी बनाओ। हम लोग गलती करते हैं, हम लोग सीधे पत्ते तोड़ के और पानी में डाल देते, राइट। उसको चटनी बना लो, सिलबट्टे पे घिस लो, फिर देखो उसका मजा। लोग कहते हैं कि ये काम ही नहीं करती है, हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं। अजी कैसे नहीं हो रहे हैं बता देना आपको करके। थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन सिंगल डोज डबल डोज में ही काम हो जाता है। ऐसे गिलोय का, इसको भावना देना कहते हैं, भावना देना। भावना क्या होती है अगली बार आप मेरे को याद दिलाइएगा, इसकी भावना देने की पूरी विधि बता दूंगा। एक सिंगल डोज में गिलोय का पाउडर इतना बढ़िया काम करता है कि किसी भी बुखार को उतारने में सहयोगी है। अच्छा दादा, एक तुलसी का पत्ता एक बार में कितना लिया जा सकता है? तुलसी का पत्ता अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी क्षमता के आधार पर लिया जाता है। ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है ना अपने इच्छा नहीं का? नहीं नहीं, कोई तुलसी बाउंडेशन? में, हाँ तुलसी में कोई नुकसान नहीं है। तुलसी ऐसी चीज है जो आपको शरीर में ज्यादा भी चले जाएगा, तो बहुत मैं बहुत एक्चुअली बहुत बचपन में ज्यादा मैं तो 20-25 नुकसान कर जाएगा। पत्ता खा जाया करता था, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ये हम्म, बॉडी में से विष को निकालने का काम करता है। जी 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 लेकिन जी, गलती से ज्यादा भी चला गया एक आध बार, ऐसे नहीं बिल्कुल। कि वो रोज की आदत बना लो, हाँ। क्या है पूरा पेड़ ही निकल जाओ। ऐसा नहीं, करेक्ट ऐसा नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर ऐसा तो नहीं चलेगा काढ़ा ये बार बनाने बार। सही है? है। काढ़ा बनाने के लिए हर बार 4 गुना पानी ही डालना है। हाँ देखिए, जिनकी पाचन क्रिया खराब होगी वो 4 गुना पानी को करके 1 गुना कर लो। जिनकी पाचन क्रिया ठीक ठाक है वो आधे में ही उनका काम चल जाएगा। ये जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका सब कुछ सिस्टम ही बेकार है, डैमेज, ऐसे आदमी को आप काढ़ा दोगे पचेगा नहीं, तो पचाने के लिए आपको 1/4 कर, राइट। ये मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला, जब तक कि, क्योंकि ये बार बार अभी मैं कह चुका हूँ, जलसे किस्सा में ये सारी चीजें बताऊंगा, आप फिर उसी प्रश्न कर रहे हो, तो इससे बेहतर है कि मैं शॉर्ट में आपको मैं इस तरह से बता देता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम ज्वर, विषम ज्वर का मतलब मधु, इसमें भी मधु और पीपर चूर्ण। पीपर आपको वहां से मिल जाएगा, अंसारी की दुकान से पीपर चूर्ण। हार श्रृंगार पत्र, हार श्रृंगार का वो पत्ती होती है, सुबह ये सफेद पत्तियां होती है, नीचे गुलाबी डंडी होती है, ऐसी हार श्रृंगार। तो इसके जो पत्ता होता है इसका स्वरस। बिल्व पत्र रस, ये बेल के जो पत्ते आते हैं जो भगवान को चढ़ते हैं, ये भी बुखार को भगाता है। इन सभी को मिला के विषम ज्वर बोलते हैं।
विषम ज्वर का मतलब होता है कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज है, कभी कम है, या कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है, कभी आता ही नहीं है, एक दो दिन फिर छोड़ करके फिर आ जाएगा। ये सब विषम ज्वर है, मतलब उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। ओके। उसमें अब विषम ज्वर की श्रेणी में आ जाते हैं वो ऐसे ज्वर। अच्छा इधर ये पेपर वाला थोड़ा समझाइए, पेपर कौन सा है? सॉरी, पीपर जो है आपको वहां से मिल जाएगा, ये पंसारी के यहाँ। अच्छा अच्छा ओके। पंसारी के यहाँ से, ओके। पेपर ही होता है अच्छा और एक गांठ से गांठ जैसे इतना दाना दाना जैसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑनलाइन भी मिल जाता है, सर्च यू विल गेट इट। जी जी थैंक यू। क्या आप बोलते पीपल? पीपर पीपर नॉट पीपर। पीपल नहीं, पीपर। अब लिखते हैं सन्नीपात। सर क्या बोले? सन्नीपात, ये सब ज्वर के प्रकार हैं। सनी सन्नीपात, या यहाँ से अपन नेक्स्ट में ले लेते हैं, है ना? हाँ ठीक रहेगा सर। हाँ, वो अच्छे से फिर देख पाएंगे, समझ भी पाएंगे, बात भी कर पाएंगे खुल करके। अभी समय हो चला है तो फिर नेक्स्ट में अपन करते हैं इसको। तो अभी हमारे पास में 4 तो हो ही गए, 5 हो गए। पाँच पाँच सर हो गए, 5 हो गए। सर पीपर का क्वाथ लेना है फिर? जी जी जी, पीपर का क्वाथ। ओके। पेपर पाउडर क्वाथ या लेना है। चूर्ण पेपर बोल रहा का है? चूर्ण लेना है, उसका हाँ पेपर का चूर्ण लेना है, उसका क्वाथ बनाना है। उसका क्वाथ बनाना है। हाँ। अब देखिए बहुत सारी चीजें जो है हमको शॉर्ट में करनी पड़ेगी, ऐसे लंबा लंबा आप खींचते रहोगे ना तो आप 10 दिन तक एक ही चीज को आप हमारे को करते तो रहोगे। पता ही नहीं ना, इस पीपर ऊपर का कुछ नहीं पता हमारे को। हम तो अभी सुना ही नहीं हमने। वेरी सिंपल, पीपर जो है आपको पंसारी से मिल जाएगा, ठीक है। उसे ले आओ घर पे और बनाने का तरीका हम बता देंगे। जब अभी हम चर्चा कर रहे हैं, विषय हमारा क्या है, अनुपान के हम्म। बारे में जान रहे हैं। तो अनुपान की जो लिस्ट है उसको हम पहले कर रहे हैं, क्या क्या होती है, कौन कौन सी चीजों में क्या काम करेगा। पीपर का अब चूरन है ना, हाँ, उसका चम्मच ही डालना है कि ज्यादा क्वांटिटी होती पीपर का देखिए स्वास्थ्य की जरूरत के मुताबिक होता है ये। आपको जब ज्वर के बारे में अपन वो पढ़ेंगे, पीपर का आप आधा चम्मच भी बहुत है, ठीक है? है। थैंक यू। काफी गर्म होता है। हम हाँ, बहुत गर्म होता है। तो ये जो अपने ये जो है ना, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये अनुपान के बारे में है। अब इसमें आप फिर पूछोगे बार बार, फिर कोई और बीच में पूछ लेगा कि साहब ये अच्छा इसको चौथाया करना है क्या, अच्छा इसको पीना है क्या। अनुपान का मतलब ही पीना है शुरू से। सर ये तो डेंगू में भी काम करेगा फिर? जी जी, डेंगू मलेरिया बुखार इन सब की अलग अलग प्रकार हैं, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से में क्या अनुपान करना है। एक एक चीजों पे बताते तो जा रहा हूँ मैं। ठीक है सर। बस ये है कि हमको दिमाग खुला रख करके सुनना, कान खुला रख के सुनना पड़ेगा। हाँ, और क्या। अब अभी तो वही बात की, उसी की फिर से वापस चर्चा करें, क्या फायदा। नहीं, चलिए, करने में कुछ ही नहीं है, उसमें समय खराब होता है। ठीक है सर। चलिए, पूर्ण विराम, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम दादा, आज का धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम दादा, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। शांति आप छुप गए? आवाज तो आ रही है पर आप छुप गए। ओके ओके। आचार्य जी बंद कर दीजिए क्लास, ओवर।
योगी भाई लगता है कहीं और व्यस्त है।